आज के वीडियो में द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट अथवा द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो चलिए इसको पहले समझाते हैं अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, कॉपी पर लिखना भी आपको बाद में बताते हैं। तो पहले समझ लीजिए, इसके बाद लिखना सीख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर चने की जड़ की अनुप्रस्थ काट लिया गया है और इधर मटर के जड़ की अनुप्रस्थ काट लिया गया है। जो चना है ये भी द्विबीजपत्री होता है, जो मटर है ये भी द्विबीजपत्री होता है। तो आपको बता दें, जो जड़ होती है, जैसे मिट्टी में ये जड़ गई है तो इस जड़ के सबसे आगे वाले भाग को इसको अनुप्रस्थ काट लिया जाता है और अनुप्रस्थ काट लेने पर देखिए गोल सा पूरा दिखाई देता है इस तरह से। तो ये इतने भाग को दर्शाया गया है, इस तरह से इतने भाग को यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। तो ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये देखिए सबसे पहली जो आप लेयर देख रहे हैं इसे इपीब्लेमा कहा गया है। इपीब्लेमा को मूलीय त्वचा कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? मूलीय त्वचा कहा जाता है। इपीब्लेमा को क्या कहते हैं? मूलीय त्वचा। और ये जो इपीब्लेमा होती है ये एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है, केवल एक कोशिकीय स्तर ही है, अन्य कोशिकाएं नहीं है। यहां से लेकर के देखिए यहां तक ये कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। चाहे इसमें आप देख लीजिए, इधर भी इपीब्लेमा जो है ये एक कोशिकीय मोटा स्तर है। इपीब्लेमा कहो चाहे मूलीय त्वचा कहो। और इसी स्तर पर देखिए बाहर की तरफ रूट हेयर लगे हुए हैं। इसी स्तर पर बाहर की ओर रूट हेयर, और रूट हेयर को क्या कहा जाता है? मूल रोम कहा जाता है। मूल रोम। और ये जो मूल रोम होते हैं ये मूल रोम जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। मूल रोम का क्या कार्य है? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। और ये जो इपीब्लेमा होती है इसमें देखिए क्यूटिकल नहीं होती है। जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल नहीं होती है और रंध्र भी नहीं होते हैं। ना तो क्यूटिकल होती है ना ही रंध्र होते हैं। रंध्र यानी स्टोमेटा। और आपको बता दें जो इपीब्लेमा है ये सजीव कोशिकाओं की बनी होती है, पतली भित्तियां इसकी होती हैं। सजीव कोशिकाओं की बनी होती है, पतली भित्तियां होती हैं और इसमें मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और इसकी सतह पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, रंध्र भी नहीं पाए जाते हैं, जबकि रूट हेयर या मूल रोम पाए जाते हैं और एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। अब अगर इसके नीचे की ओर चलें तो ये वाला आप बड़ा सा भाग देख रहे हैं यहां से, जिसे कॉर्टेक्स लिखा गया है। तो कॉर्टेक्स जो होता है इसे वल्कुट कहते हैं। हिंदी में कॉर्टेक्स को क्या कहा जाता है? हिंदी में कॉर्टेक्स को वल्कुट कहा जाता है। ये पूरा वल्कुट होता है। आपको बता दें जो वल्कुट है या जो कॉर्टेक्स है इसकी कोशिकाएं गोल गोल सी हैं, आपको दिख भी रही हैं। ये कोशिकाएं कैसी हैं? गोल सी होती हैं और पतली होती हैं। कोशिकाएं कैसी है? गोल व पतली होती। देखिए गोल गोल सी हैं, पतली पतली सी हैं, यानी कि पतली भित्ति वाली होती हैं, ये कह सकते हैं हम। और कई स्तरों की बनी होती हैं। देखिए इपीब्लेमा एक ही स्तर की बनी थी, जबकि ये कई स्तरों की बनी होती है, यहां से यहां तक की लेकर के। तो कई स्तरों का बना होता है। कहने का मतलब है कि कोशिकाओं का कई स्तर होता है। कॉर्टेक्स जो है इसकी कोशिकाओं का कई स्तर होता है। और आपको बता दें इसमें ये जो जगह पाई जा रही है, ये जो कोशिकाएं इसके बीच बीच में जो जगह पाई जा रही है, इस जगह को अंतरा कोशिकीय स्थान कहा जाता है। अंतरा कोशिकीय स्थान कहा जाता है। ये जो बीच बीच में जगह पाई जा रही है इसे क्या कहते हैं? अंतरा कोशिकीय स्थान कहा जाता है इस जगह को, कोशिकाओं के बीच वाली जगह को। और इसके बाद में अगर इधर हम नीचे की ओर आए तो ये जो पूरा आप रिंग जैसा देख रहे हैं इसके ऊपर सबसे बाहरी जो परत होती है इसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस को हिंदी में अंतस्थ त्वचा कहते हैं। अंतस्थ त्वचा कहा जाता है एंडोडर्मिस को। ये जो गोल सी आप रिंग पूरी देख रहे हैं ये क्या है ऊपर वाली? ये अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस होती है और ये एक कोशिकीय होता है। देखिए एक कोशिकीय स्तर है पूरा मोटा सा बना हुआ। एक कोशिकीय मोटा स्तर है। मोटा स्तर है। देखिए एक कोशिका का बना है और मोटा स्तर है। और इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? देखिए लंबी लंबी से पीपे जैसी हैं। पीपे जैसी कोशिकाएं होती हैं इसकी।
जैसे पीपा होता है, बिल्कुल पीपे जैसी इसकी कोशिकाएं होती हैं और आपस में सटी हुई हैं, पीपे जैसी हैं और सटी हुई होती हैं। देखिए बिल्कुल चिपकी हुई हैं। और इसके बाद में अगर अंदर की ओर जाएं तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है आपको बता दें, ये पूरा भाग रंभ कहलाता है। इसके अंदर यानी एंडोडर्मिस के बाद पूरे भाग को रंभ कहा जाता है। रंभ में क्या क्या होता है, तो वेस्कुलर बंडल होते हैं, रंभ में वेस्कुलर बंडल होते हैं, संयोजी ऊतक होता है, पित्त होता है, पित्त यानी मज्जा होती है। अब इसमें से देखिए आपको परिरंभ के बारे में बताते हैं। तो जो एंडोडर्मिस के बाद की लेयर है, ये देखिए ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं, ये जो बाद की लेयर है इसे क्या कहा जाता है, पेरीसाइकिल कहा जाता है, या पेरीसाइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं, परिरंभ कहा जाता है। पेरीसाइकिल को हिंदी में परिरंभ कहा जाता है। तो ये परिरंभ हो जाएगा। और आपको बता दें जो परिरंभ है ये एंडोडर्मिस से ठीक नीचे होता है और एक कोशिकीय स्तर है। ये भी कैसा होता है, एक कोशिकीय स्तर होता है, एक कोशिका का बना होता है। और किस ऊतक का बना है पूछ लिया जाए तो मृदूतक का बना होता है। मृदूतक या पैरेनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है। मृदूतक या पैरेनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है और इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। कोशिकाएं कैसी हैं, पतली भित्ति वाली हैं। ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं एंडोडर्मिस ये है, और इसी के नीचे ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, पेरीसाइकिल कहा जाता है। कि जो कोशिकाएं हैं पैरेनकाइमा ऊतक से बनी होती हैं या मृदूतक से बनी होती हैं और पतली भित्ति वाली होती हैं। और इसके बाद में ये देखिए ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं यहाँ पर, इसे स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ोतक होता है। ये भी स्क्लेरेनकाइमा है, यहाँ भी स्क्लेरेनकाइमा है, यहाँ भी स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ भी। तो ये क्या है, दृढ़ोतक होता है। और इसके बाद में देखिए फ्लोएम है, ये फ्लोएम वाला भाग होता है। तो इसमें सभी में जितने भी बंडल हैं चारों, 1 2 3 4, इसमें फ्लोएम यहाँ पर दिखाया गया है। और प्रोटोजाइलम देखिए बाहर की ओर है। जो प्रोटोजाइलम है, जाइलम व फ्लोएम के जो बंडल हैं अलग अलग त्रिज्या पर स्थित हैं। देखिए फ्लोएम के बंडल यहाँ है, जाइलम के बंडल है। तो जाइलम व फ्लोएम के बंडल इसमें कहाँ है, अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित है, एकांतर क्रम में स्थित हैं। और आपको बता दें जो चना होता है, चने में 4 जाइलम और 4 फ्लोएम, 1 2 3 4, 4 जाइलम और 4 फ्लोएम होते हैं। जबकि यहाँ देखिए मटर जो है, मटर में 3 3 होते हैं, 1 2 3, जबकि इसमें 4 फ्लोएम और 4 जाइलम होते हैं। और ये जो जाइलम बंडल हैं इसमें प्रोटोजाइलम देखिए बाहर की ओर दिखाया गया है। जो प्रोटोजाइलम है इसको बाहर की ओर दिखाया गया है और जो मेटाजाइलम है इसे अंदर की ओर दिखाया गया है। मेटाजाइलम अंदर की ओर, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। चलिए अब आपको इसको बताते हैं कि कैसे परीक्षा में लिखें तो अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो चलिए लिखना भी आपको बता देते हैं। देखिए आपको काले स्केच से हेडिंग डालना होगा, द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना या द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट की संरचना। फिर लिखेंगे चना, मटर, सेम आदि के जड़ की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे बाह्य त्वचा या मूली त्वचा। देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया था बाह्य त्वचा या मूली त्वचा, जिसे इपिब्लेमा कहते हैं, चाहे बाह्य त्वचा इधर आप देख लीजिए जो इपिब्लेमा है इसके बारे में। तो ये पहली हेडिंग आपको डालना है। तो पहली हेडिंग डालेंगे बाह्य त्वचा या मूली त्वचा। यह एक कोशिकीय मोटा अस्तर होता है। मैंने अभी आपको समझाया था एक कोशिकीय मोटा अस्तर है और इसकी अधिकांश कोशिकाएं बाहर की तरफ उभर कर मूल रोम बनाती हैं। देखिए एक कोशिकीय मोटा अस्तर है और अधिकांश कोशिकाएं क्या है, बाहर की तरफ फूल करके मूल रोम बनाती हैं, ये रूट हेयर का निर्माण करती हैं। और इसके बाद लिखेंगे इस अस्तर में उपचर्म यानी क्यूटिकल, रंध्र यानी स्टोमेटा आदि रचनाएं नहीं होती हैं। ना तो उपचर्म होती है ना तो स्टोमेटा होती है, यानी ना तो क्यूटिकल होती है ना तो स्टोमेटा होते हैं। अभी मैंने आपको इसमें समझाया भी था कि इसमें क्यूटिकल भी नहीं होती है और रंध्र भी नहीं होते हैं। इसके बाद में लिखेंगे इस पर पाए जाने वाले मूल रोम भूमि से जल व खनिज लवण अवशोषित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इस पर मूल रोम पाए जाते हैं ये मूल रोम भूमि से जल को खींचते हैं और खनिज लवणों को, जल के साथ में ही खनिज लवणों को, तो भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं।
और इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे बल्कुट या कॉर्टेक्स। तो यह कई कोशिकाओं का मोटा स्तर होता है, यह मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। देखिए कई कोशिकीय मोटा स्तर था, मैंने बताया था। जो बल्कुट है या कॉर्टेक्स है ये कई कोशिका मोटा स्तर है और मृदुतकी कोशिकाओं का बना है या पैरेनकाइमस कोशिकाओं का बना होता है। तो मृदुतक का बना है। इसकी कोशिकाएं गोल व पतली भित्ति वाली होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोल गोल सी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं। देखिए गोल गोल सी कोशिकाएं हैं और पतली भित्ति वाली हैं। कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था अभी चित्र में कि जहां पर बीच बीच में जो खाली स्थान थे उन्हें अंतरा कोशिकीय स्थान कहा जाता है। लिखेंगे इन कोशिकाओं में अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। इन कोशिकाओं में अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। चाहे अवर्णी लवक कहो चाहे ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक जिसमें पाया जाता है तो उसमें रंग नहीं पाया जाता है। अवर्णी लवक का मतलब ये होता है कि वो रंगहीन है। तो अवर्णी लवक रंगहीन होते, उसमें रंग नहीं होता है, इसलिए जड़ें रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं में काफी मात्रा में मंडकण होते हैं, अधिक मात्रा में मंडकण पाए जाते हैं और ये कोशिकाएं जल व उसमें घुले खनिज लवणों का स्थानांतरण करती हैं। अब यहाँ से जो जल और खनिज लवणों को अवशोषित किया मूलरोमों ने, तो कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं ये जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण करती हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये कोशिकाएं जल व उसमें घुले खनिज लवणों का स्थानांतरण करती हैं। और इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस। अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस में क्या लिखेंगे? यह कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी स्तर होता है। जो कॉर्टेक्स है उसका सबसे भीतरी स्तर, मतलब देखिए इसमें चित्र में ये भाई था कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स का सबसे भीतरी स्तर, यानी देखिए ये सबसे लास्ट वाला भाग था कॉर्टेक्स का, तो सबसे भीतरी स्तर के बाद होता है। और इसकी कोशिकाएं पीपे के आकार की होती हैं, बैरल शेप्ड होती हैं। पीपे के आकार की यानी बैरल शेप्ड होती हैं। देखिए मैंने आपको समझाया भी था, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो पीपे जैसी हैं, लंबी लंबी से थोड़ा सा होती हैं, जैसे पीपा होता है बिल्कुल वैसी, और आपस में सटी हुई होती हैं। तो इसकी कोशिकाएं पीपे के आकार की होती हैं। ये कोशिकाएं परस्पर सटी होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्तियों पर कैस्पेरियन पट्टियां होती हैं और जो कोशिकाएं होती हैं इनकी भित्तियां जो होती हैं उन पर कैस्पेरियन पट्टियां होती हैं। इन कोशिकाओं में मंड कण भरे रहते हैं। कौन से कण भरे रहते हैं? मंड कण, स्टार्च ग्रेन्स भरे रहते हैं। प्रोटोजाइलम के सामने एंडोडर्मल कोशिकाएं पतली भित्ति की होती हैं और इसी के सामने जो एंडोडर्मल कोशिकाएं होती हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं। इनको मार्ग कोशिकाएं कहा जाता है। मार्ग कोशिकाएं। जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण इन्हीं कोशिकाओं से जाइलम में पहुंचता है। अब देखिए अगली हेडिंग डालेंगे परिरंभ या पेरीसाइकिल। तो ये देखिए ये परिरंभ था या पेरीसाइकिल था जो एंडोडर्मिस थी, इसके बाद में यहाँ पर परिरंभ या पेरीसाइकिल था। तो लिखेंगे यह एंडोडर्मिस के नीचे मृदुतक कोशिकाओं या पैरेनकाइमा कोशिकाओं का एक कोशिकीय स्तर होता है। कहां पर? एंडोडर्मिस के नीचे है मृदुतक कोशिकाओं या पैरेनकाइमा कोशिकाओं का एक कोशिकीय स्तर है। इसकी सेल्स पतली भित्ति वाली होती हैं, यानी जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो पतली भित्ति वाली होती हैं। फिर हेडिंग डालेंगे संवहन पूल या वैस्कुलर बंडल। तो जड़ की अनुप्रस्थ काट में जाइलम और फ्लोएम गोलाई में एक दूसरे के एकांतर क्रम में स्थित होते हैं। देखिए गोलाई में है और एक दूसरे के एकांतर क्रम में स्थित हैं। इस तरह से 1 2 3 4 जो संवहन पूल हैं या वैस्कुलर बंडल होते हैं। द्विबीजपत्री जड़ों में प्रायः 2 से 5 संवहन पूल पाए जाते हैं। 2 से लेकर के 5 तक कहा गया है। तो देखिए 1 2 3 4 इसमें है और 1 2 3 इसमें है। तो ये मटर की थी, ये चने की जड़ की अनुप्रस्थ काट है। तो इसीलिए कहा गया कि 2 से 5, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो 2 से 5 संवहन पूल पाए जाते हैं। चने की जड़ में 4 जाइलम बंडल और 4 फ्लोएम बंडल होते हैं। देखिए जो चने की जड़ है इसमें 4 जाइलम बंडल और 4 फ्लोएम बंडल उपस्थित हैं, जबकि देखिए मटर में 3 ही 3 थे। फिर जाइलम बंडल में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम केंद्र की तरफ है। मैंने आपको बताया था प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। फ्लोएम जाइलम बंडलों के बीच में पाए जाते हैं। जो फ्लोएम जाइलम है ये बंडलों के बीच में पाए जा रहे हैं। देखिए प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है, मेटाजाइलम अंदर की ओर है और जो फ्लोएम जाइलम है यहाँ इन बंडलों के बीच बीच में
पाए जा रहे हैं। और इसके बाद लिखेंगे प्रत्येक फ्लोएम बंडल चालनी नलिकाओं, सह कोशिकाओं तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। हर एक फ्लोएम बंडल की अगर बात की जाए तो चालनी नलिकाएं होती हैं, इसमें सह कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। जड़ में प्राथमिक कैम्बियम नहीं होती है, जो जड़ है इसमें प्राथमिक या प्राइमरी कैम्बियम नहीं होता है। और फिर अगली हेडिंग डालेंगे संयोजी ऊतक। तो जाइलम व फ्लोएम के बीच स्थित पैरेन्काइमा कोशिकाएं संयोजी ऊतक बनाती हैं। जो जाइलम है, जो फ्लोएम है, इसके बीच में जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, ये संयोजी ऊतक का निर्माण करती हैं। और फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे पित्त या मज्जा। देखिए इसमें पित्त या मज्जा कौन सी थी, ये वाला जो भाग है ये पित्त या मज्जा कहलाता है। बिल्कुल जो द्विबीजपत्री जड़ें होती हैं इनमें थोड़ा सा पित्त होता है या फिर होता ही नहीं है। देखिए तो इसमें थोड़ा सा पित्त होता है, कुछ कोशिकाओं का बना पित्त होता है। तो मज्जा या पित्त में क्या लिखेंगे, प्रायः द्विबीजपत्री जड़ों में मज्जा नहीं होती है। जितनी भी डाइकोटिलेडोनस रूट्स होती हैं उसमें मज्जा नहीं होती है, अथवा यह केंद्र में कुछ ही पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। होती भी है तो कुछ ही पैरेन्काइमा, कुछ ही मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को द्विबीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट को अच्छी तरह से समझाया और लिखना भी बताया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।